हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विज्ञान का राजन सीरीज का लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। लघुत्तरी प्रश्न का ये दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हमने प्रश्न संख्या 20 तक पढ़ लिया था। तो आइए प्रश्न संख्या 21 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? उत्तर, कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में क्रांतिकारी परिवर्तन करने के उद्देश्य से अपनाए गए कार्यक्रम हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। अतः हरित क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि, तकनीकी सुधार से है। इसमें कृषि उत्पादकता वृद्धि को लक्ष्य बनाया गया, वहीं उत्पादन की परंपरागत तकनीक में भी परिवर्तन के प्रयास किए गए। नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता माना जाता है। प्रश्न संख्या 22 है, सामान्य स्वस्थ मनुष्य में रक्त शर्करा की मात्रा भोजन से पहले और भोजन के पश्चात कितनी होनी चाहिए? ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है। उत्तर देखते हैं। सामान्य स्वस्थ मनुष्य में रक्त शर्करा ब्लड शुगर की मात्रा भोजन से पूर्व खाली पेट 70 से 120 ml प्रति DL के बीच होनी चाहिए। खाने के पश्चात लगभग 2 घंटा मतलब खाने के 2 घंटे के भीतर यह मात्रा 140 ml प्रति DL से कम होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 23 है, पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हैं? आप पर्यावरण को कैसे संरक्षित करेंगे? ये प्रश्न 2017 में पूछा हुआ है। उत्तर, पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण शब्द दो शब्दों इन्वायरन तथा मेंट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है घेरना। प्रकृति में वायु, जल, मृदा, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सभी सम्मिलित होकर पर्यावरण बनाते हैं। वर्तमान में पर्यावरण मानवीय क्रियाकलापों के चलते अत्यंत प्रदूषित हो गया है, अतः इसमें संरक्षण की महती आवश्यकता हो गई है। पर्यावरण संरक्षित करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक प्रत्येक प्रकार के प्रदूषण को समाप्त करने की है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड पर SO2 पर नियंत्रण। दूसरा, विद्युत चालित बैटरी चालित वाहनों का आविष्कार। तीसरा है, जल स्रोतों को गंदा करना बंद करना चाहिए। चौथा है, जैव प्रदूषण को पूर्णतः रोकना। पांचवा है, हानिकारक गैसों के उत्सर्जन पर रोक आदि और अत्यधिक वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न संख्या 24 है, स्टरलाइजेशन विधि से खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से कैसे सुरक्षित रखा जाता है? संक्षेप में लिखिए। उत्तर, स्टरलाइजेशन का तात्पर्य है कीटाणु रहित करना अथवा निर्जलीकरण करना। इस विधि से जीवाणु विषाणु को नष्ट करना एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रभावपूर्ण तरीके से संक्रमणकारी तरीकों, कवक, जीवाणु, विषाणु को भोज्य पदार्थ, औषधियों या जैविक संवर्धन माध्यम से नष्ट कर देती है। ऊष्मा रसायन विकिरणों, उच्च ताप अथवा छानने से होता है। कीटाणु शोधन की दो विधियां हैं, पहला है भौतिक, दूसरा रासायनिक। ऊष्मा के द्वारा छानकर विकिरण द्वारा आदि रसायनों, एथिलीन ऑक्साइड, ओजोन आदि का प्रयोग करके, ये सब कीटाणु शोधन की विधियां हैं। प्रश्न संख्या 25 है, अभिसारी एवं अपसारी लेंस में क्या अंतर है? संक्षेप में समझाइए। उत्तर है, यदि किसी चिकने तल के पृष्ठ पर कलई पॉलिश करके उसे परावर्तक बना दिया जाए तो यह दर्पण कहलाता है। यदि समतल कांच की प्लेट के एक ओर कलई कर दी जाए तो वह समतल दर्पण बन जाता है। यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तो वह गोली दर्पण बन जाता है। मतलब और जो दर्पण गोल हो तो गोली दर्पण और जो समतल हो तो समतल दर्पण। यदि खोखले गोले के कटे भाग के उभरे हुए पृष्ठ अथवा
उत्तल पृष्ठ पर कलई की जाए तो वह अवतल दर्पण बनता है। इसका मतलब अगर जो ये ऐसे है, इसको बाहरी पृष्ठ को इसको कलर कर देते हैं तो ये अवतल दर्पण, अगर जो हम इसको कलई कर देते हैं तो ये उत्तल दर्पण बन जाता है। यदि हम खोखले गोले के कटे भाग में धंसे हुए पृष्ठ अर्थात अवतल पृष्ठ को कलई कर दे तो उत्तल दर्पण बन जाता है। ये फिगर है वही है, यहाँ पे उठे हुए पृष्ठ को कलई किया है और यहाँ पे अंदर वाले पृष्ठ को कलई किया है। तो ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। चित्र तैयार कर लेंगे आप। आगे है अवतल दर्पण आपतित किरण को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, अतः अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण आपतित किरण को परावर्तन के पश्चात फैलाता है, अतः उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, धातुओं के संरक्षण हेतु अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों को संक्षेप में समझाइए। उत्तर, खाने से प्राप्त खनिजों में मिट्टी, पत्थर तथा सिलिका आदि अशुद्धियां पाई जाती हैं। खनिजों से अधात्री या मैट्रिक्स को पृथक करने की प्रक्रिया सांद्रण कहलाती है। धातुओं के सांद्रण की निम्न विधियां हैं। ये है द्रव चलित धुलाई, हाइड्रोलिक वॉशिंग। इस विधि में जब पीसे हुए अयस्क को जल की तेज धारा में प्रवाहित किया जाता है तो हल्के अधात्री कण या मैट्रिक्स बह जाते हैं तथा शुद्ध खनिजों के कण नीचे बैठ जाते हैं। इस विधि द्वारा मनुष्य मुख्य रूप से एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आदि का सांद्रण किया जाता है। बी है फेन उत्प्लावन विधि या झाग प्लवन विधि। सल्फाइड अयस्कों को पीसकर जल में किसी उपयुक्त तेल, चीड़ का तेल के साथ बड़े टैंक में मिला देते हैं या फिर उसमें वायु के प्रवाह से फेन या झाग उत्पन्न किया जाता है, जिससे अयस्क के कण झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं तथा अधात्री या मैट्रिक्स के कण नीचे बैठ जाते हैं। शुद्ध अयस्क को पृथक कर लिया जाता है। तीसरा है सी घनत्वी विधि, ग्रेविटी मेथड। कभी कभी अयस्क के घनत्व तथा उसमें उपस्थित अशुद्धियों के घनत्व में अंतर होता है। ऐसी अवस्था में अयस्क को महीन पीसकर जल के प्रवाह के साथ खलबलाते हैं, जिससे भारी अयस्क के कण नीचे बैठ जाते हैं तथा अशुद्धियां जल की धारा के साथ बह जाती हैं। यह मुख्य रूप से ऑक्साइड अयस्कों के लिए किया जाता है, जैसे आयरन ऑक्साइड, हेमेटाइट। डी है चौथा विद्युत चुंबकीय विधि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। इस विधि से आयरन के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अयस्कों को पीसकर चक्कर इस, इसको लंबी चक्कर पट्टी पर रखते हैं तथा मशीन से यह बेल्ट प्रबल चुंबकीय इलेक्ट्रोडों के मध्य होकर धीरे धीरे खिसकती है, जिससे शुद्ध आयरन के अयस्क के कण अधात्री से अलग स्थान पर एकत्र हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, एक प्रारूपिक पुष्प का चित्र बनाकर उसे लेबल कीजिए। मतलब उसका नाम लिखना है, सचित्र वर्णन करना है एक पुष्प का। अब ये पुष्प का चित्र बना देंगे और इसके विभिन्न अंगों के नाम लिख देंगे। जैसे ये बीच में जो है ये मादा अंग है, ये तो इसको अलग बना दिया यहाँ पे। ऊपर वर्तिका हो जाएगा, वर्तिकाग्र। बीच में जो डंठल होता है इसको वर्तिका बोलते हैं। ये जो चौड़ा भाग होता है इसको अंडाशय बोलते हैं। नीचे पुष्पासन होता है, उसके नीचे जो डंडी होती है उस पुष्पवृंत बोलते हैं। और ये टोटल जो होता है इसको जायांग बोलते हैं। और वैसे ये है बीज के भाग, बीजांड सन, वेश्म, आभासी पट, बीजांड, ये पुमंग बोलते हैं। छोटे छोटे जो होते हैं उसमें उसको पुमंग बोलते हैं। ऐसे अब पूरा तैयार कर लेंगे, इसको बना के 2-3 बार देख लेंगे, तैयार हो जाएगा। ये जायांग होता है, ये पुंकेसर, कुंतंतु, ये वायुदल होती है,
ये दलपुंज होते हैं, जब पंखुड़ियाँ होती हैं उसको दलपुंज बोलते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, हाइपरमेट्रोपिया को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हाइपरमेट्रोपिया यदि मनुष्य दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, तो इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। कारण क्या है? यानी दूरदृष्टि दोष को ही हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। कारण है, यह दोष निम्नलिखित में से किसी एक कारण से हो सकता है। पहला है, नेत्र लेंस में रेटिना तक की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र के गोले आईबाल की लंबाई कम हो जाए। दूसरा है, लेंस पतला हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। स्पष्ट है कि इसमें लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी से कम हो जाती है, जिसके कारण स्वस्थ नेत्र के निकट बिंदु एन का यह फिगर दिया हुआ है, ये फिगर से समझा रहा है। तो आप फिगर पहले बना लेंगे और फिगर के अकॉर्डिंग आप नाम भी लिख लीजिएगा। एन है, फिगर ABCD में NO L1, ये सब फिगर बना के फिर आप पढ़िएगा उसको ध्यान में रखते हुए। तो जिसके कारण स्वस्थ नेत्र के निकट बिंदु N अर्थात स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी D 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब रेटिना पर बनकर रेटिना के पीछे बनता है, अतः वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। इस दोष से पीड़ित नेत्र का अपना निकट बिंदु N' स्वस्थ आंख के निकट बिंदु N की अपेक्षा कुछ दूर हो जाती है, अर्थात दूरदृष्टि वाले मनुष्य के निकट बिंदु की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात 25 सेंटीमीटर D से कुछ अधिक होती है। दूरदृष्टि दोष में पीड़ित मनुष्य की आंख का निकट बिंदु N' प्रदर्शित है, जहां रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। दोष का निवारण, इस दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे नेत्र लेंस कम अभिसारी कन्वर्जिंग हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए जिससे यह अधिक अभिसारी हो जाए। अतः इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 29 है, फ्यूज से क्या अभिप्राय है? साधारण बल्ब एवं हीटर फ्रिज में कितने एम्पियर का फ्यूज लगाते हैं? उत्तर, विद्युत फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। विद्युत फ्यूज एक ऐसी युक्ति है जिसको किसी विद्युत परिपथ में लगी हुई एक या अधिक विद्युत युक्तियों में से बहने वाली धारा का मान अधिकतम धारा की सीमा से अधिक होने पर उन युक्तियों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये युक्तियां प्रायः विद्युत पंखा, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, रेडियो आदि होती है। आदि में मतलब लगी होती है। विद्युत फ्यूज का काम होता है कि जब मान लीजिए सेट है कि 250 वोल्ट से ज़्यादा फ्रिज को नहीं चाहिए, तो कभी कभी क्या होता है कि उच्च वोल्ट की धारा आती है जिससे फ्यूज पहले ही पिघल जाता है और जिससे हमारा फ्रिज, टीवी आदि सुरक्षित रहता है। अगर हम फ्यूज का यूज ना करें तो वो सब सारी चीज़ें, पंखे, बल्ब और टीवी, फ्रिज भी जल जाएंगे। अब इसकी संरचना है, सचित्र वर्णन इसका भी करना है, तो ये आप पहले फिगर बना लेंगे। ये फ्यूज का फिगर है, आप इसको बना लेंगे, उसके बाद से इसका वर्णन देखते हैं। संरचना क्या है इसकी? यह एक छोटा पतला तार होता है जिसे उच्च प्रतिरोधक तथा कम गलनांक वाले पदार्थ से बनाया जाता है। उदाहरण के लिए टीन व शीशे को मिश्र धातु प्रायः फ्यूज तार F पोर्सिलीन होल्डर के दो टर्मिनलों T1 तथा T2 के बीच कसा रहता है। इस होल्डर को पोर्सिलीन की एक केसिंग में लगा दिया जाता है।
इसे परिपथ के गर्म तार के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फ्यूज का उपयोग क्या होता है? जब किसी कारणवश जैसे वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण या परिपथ में कहीं पर लघु पतन शॉर्ट सर्किटिंग हो जाने के कारण किसी विद्युत परिपथ में उसमें अधिकतम निर्धारित सीमा से अधिक धारा बहती है तो फ्यूज तार इतना गर्म हो जाता है कि वह पिघल जाता है। बल्ब तथा फ्रिज के लिए 5 एम्पीयर तथा हीटर के लिए 15 एम्पीयर से कम का फ्यूज लगाना चाहिए। प्रश्न संख्या 30 है, उच्च रक्तचाप बीमारी क्या है, इसके क्या क्या कारण है लिखिए। 2016 में पूछा हुआ है। बीपी को कहते हैं उच्च रक्तचाप बीमारी। ब्लड प्रेशर का जो मरीज होता है उसी को रक्तचाप भी बोलते हैं। उत्तर, उक्त रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय के संकुचन सिस्टोल के दौरान निलय संकुचित होते हैं और रक्त को बलपूर्वक धमनियों में प्रवाहित करते हैं। ये धमनियाँ रक्त को शरीर में ले जाती हैं। धमनियों में बहता हुआ रक्त उसकी लचीली दीवारों पर दबाव डालता है, इसी को रक्तदाब कहते हैं। नीलेयों के संकुचन के समय रक्त का दाब ज़्यादा ऊपर होता है, इसे सिस्टोल दाब या प्रकुंचन दाब कहते हैं। जब नीलेयों में शिथिलन होता है तब यह दाब घट जाता है। इस कम दाब को डायस्टोली दाब या अनुशिथिलन दाब कहते हैं। आराम की अवस्था में एक वयस्क के हृदय का दाब 120/80 mmHg होता है, अर्थात प्रकुंचन दाब पारे के 120 mm स्तंभ द्वारा बने दाब तथा अनुशिथिलन दाब पारे के 80 मिली स्तंभ द्वारा बने दाब के बराबर होता है। जब किसी व्यक्ति में दोनों ही दाब अधिक हो जाते हैं, जैसे 180/110 या 160/100, यह स्थिति उच्च रक्तदाब भी कहलाती है। इसे संयम, व्यायाम, सही भोजन तथा औषधियों से नियंत्रण में रखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 31 है, यांत्रिक तरंगों का आवृत्ति के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। उत्तर, माध्यम के कणों में कंपन से तरंगें उत्पन्न होती है। इन तरंगों को यांत्रिक तरंगें मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, ए अनुप्रस्थ तरंगें, बी अनुदैर्ध्य तरंगें। ए है अनुप्रस्थ तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम के कण तरंग गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ये अति लघुत्तरी में भी आ चुका है। इसके आगे है, शांत जल में पत्थर डालने पर जल की सतह पर उत्पन्न तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। यदि इन तरंगों के मार्ग में एक कागज का छोटा टुकड़ा रख दें तो वह अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे कंपन करता रहता है, आगे नहीं बढ़ता है, अर्थात तरंग गति की दिशा के लंबवत कंपन करता है। तनी हुई डोरी जैसे सितार के तार अथवा एक सिरे पर दीवार से बंधी डोरी को दूर सिरे से ऊपर नीचे झटका देने पर से भी अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों की निम्न विशेषताएं हैं। पहला है, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। दूसरा, ये तरंगें केवल ठोस में तथा द्रव की सतह पर ही उत्पन्न की जा सकती है। तीसरा, इनमें श्रृंग व गर्त बनते हैं। चौथा, इनके कारण माध्यम में दाब परिवर्तन नहीं होता है। बी है अनुदैर्ध्य तरंगें। अनुदैर्ध्य तरंगें वे तरंगें हैं जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। लोहे की पत्ती को ठोकने पर उसके अंदर अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त हमारे बोलने पर वायु के उत्पन्न तरंगें या किसी गैस में उत्पन्न तरंगें भी अनुदैर्ध्य होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों की निम्न विशेषताएं होती हैं। पहला है,
इनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। दूसरा, अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण के माध्यम में संपीड़न तथा विरलन उत्पन्न होते हैं। तीसरा, ये तरंगें ठोस, द्रव व गैस तीनों में ही उत्पन्न की जा सकती हैं, परंतु किसी गैस या वायु में केवल अनुदैर्ध्य तरंगें ही उत्पन्न होती हैं। चौथा, इन तरंगों के कारण माध्यम में दाब परिवर्तन होता है। प्रश्न संख्या 32 है, न्यूटन के गति विषयक तीनों नियम को लिखिए। ये 2017 में पूछा हुआ है। उत्तर, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी और एक समान गति में है तो यह सरल रेखा में एक समान गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार किसी पिंड पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान तथा उसके बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F=m में। तीसरा है न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम, इस नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल सदैव व्युग्म के रूप में उपस्थित रहते हैं, अर्थात जब एक पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी पहले पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है। इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, तृतीय नियम को। प्रश्न संख्या 33 है, पत्तियों के कार्य क्या हैं लिखिए। ये 2019 में पूछा हुआ है। उत्तर, पत्तियों के कार्य, पहला है प्रकाश संश्लेषण, इसमें पत्तियां भोजन बनाती हैं। दूसरा है श्वसन, इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तीसरा है वाष्पोत्पादन, इस प्रक्रिया में पौधे का आवश्यकता से अधिक पानी पत्तियों की सतह से वाष्प के रूप में वाष्पित होता है। चौथा है भोज्य पदार्थों का संचय, पत्तियों का कार्य भोजन निर्माण करना तथा उनका संचय करना है। पांचवा है कायिक जनन, कुछ पत्तियां जैसे अजूबे की पत्ती द्वारा कायिक जनन होता है। प्रश्न संख्या 34 है, प्राकृतिक संपदा क्या है, इसके संरक्षण के उपायों को लिखिए। उत्तर, प्राकृतिक संपदा, ये 2019 में पूछा हुआ है। उत्तर है प्राकृतिक संसाधन वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो अपने अपसारित मूल प्राकृतिक रूप में मूल्यवान माने जाते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि कितना पदार्थ उपलब्ध है और उसकी मांग कितनी है। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। उपाय क्या है? प्राकृतिक संपदा हमारी पूंजी है जिसका लाभकारी कार्यों में सुनियोजित ढंग से उपयोग होना चाहिए। इसके लिए पहले हमें किसी देश या प्रदेश के संसाधनों की जानकारी होनी चाहिए। फिर यह ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न संसाधन परस्परावलंबी तथा परस्पर प्रभावोत्पादक होते हैं, अतः एक का ह्रास हो या नाश हो तो उसका कुप्रभाव पूरे आर्थिक चक्र पर पड़ता है। जो संसाधन या प्राकृतिक संपदा सीमित है उसे अंधाधुंध समाप्त करना अदूरदर्शिता है। सीमित परिमाण वाली संपदा कोयला, पेट्रोलियम है, मतलब इनकी मात्रा सीमित है। दूसरा मृदा संरक्षण, पहला है मृदा संरक्षण, दूसरा वनस्पति संरक्षण, तीसरा जीव जंतुओं का संरक्षण, चौथा जल संरक्षण, पांचवा वायु संरक्षण। प्रश्न संख्या 35 है, प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं, इनका क्या उपयोग है? 2019 में पूछा हुआ है। उत्तर है प्रतिजैविक दवाएं। प्रतिजैविक दवाओं का क्या है, उनका उपयोग बताना है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं प्रतिजैविक दवाओं के बारे में। प्रतिजैविक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणु को मार डालता है या उसके विकास को रोकता है। प्रतिजैविक रोगाणु रोधी यौगिकों का व्यापक समूह होता है जिसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाली जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है। औषधि रसायन विज्ञान की प्रगति के साथ साथ अब अधिकतर एंटीबायोटिक्स सिंथेटिक ही है जिन्हें प्रकृति में पाए जाने वाले मूल यौगिकों से
रासायनिक रूप से संशोधित किया जाता है, जैसा कि बीटा लैक्टम, जिसमें पेनिसिलियम, सिकाल्सपोरिन और कार्बोपेनन्स के कवक द्वारा आधारित पेनिसिलिन, जिसको बीटा लैक्स बोलता है, बीटा लैक्टम बोलते हैं, भी शामिल है। इसका उपयोग क्या है? अब प्रतिजैविक का उपयोग, एनेस्थेटिक दवाओं का उपयोग मुख्य रूप से शल्य चिकित्सा के दौरान अंगों को चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 36 है, सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता लिखिए। ये 2019 में पूछा हुआ है। उत्तर, सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता। पहला है, सूक्ष्म जीव मक्खन, पनीर, दही, सिरका आदि पदार्थ प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के जीवाणु अत्यंत लाभदायक हैं। दूसरा है, कॉफी, कोको यानी कोक है तथा चाय के उत्पादन में जीवाणु महत्वपूर्ण काम करते हैं। तीसरा है, अल्कोहल से सिरका बनाने का कार्य एसिटोबैक्टर एसिटाई के द्वारा होता है। चौथा है, कृषि में कई प्रकार के जीवाणु उपयोगी होते हैं जो उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। मृत पदार्थों को सड़ा गलाकर सरल यौगिकों जैसे अमोनिया आदि में तोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, उत्तल दर्पण के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ये 2019 में पूछा हुआ है। उत्तर, दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 जिनकी मुख्य अक्ष एक ही है तथा फोकस दूरियां क्रमशः f1 और f2 है, वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। एक बिंदु O अक्ष मुख्य अक्ष पर पहले L1 के सामने U दूरी पर रखी है। यदि लेंस L2 न हो तो लेंस L1 बिंदु O का प्रतिबिंब I पर बनेगा। प्रश्न संख्या 38 है, ग्रीन हाउस गैसीय प्रभाव का धरती के बढ़ते तापमान से क्या संबंध है? स्पष्ट कीजिए। ये 2017 में पूछा हुआ है। उत्तर, पृथ्वी प्रतिदिन सूर्य से बृहद मात्रा में ऊर्जा ग्रहण करती है, जिसका अधिकांश भाग लगभग इसी वेग से पुनः इंफ्रारेड किरणों के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार पृथ्वी की ऊर्जा और ताप का संतुलन बना रहता है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प इंफ्रारेड किरणों को शोषित करके किरणों का कुछ भाग पृथ्वी के पृष्ठ को पुनः उत्सर्जित कर देते हैं, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। इसे हरित गृह प्रभाव कहते हैं। यह ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। पृथ्वी से वापस लौट रही सूर्य की किरणों द्वारा पृथ्वी एवं उसके वायुमंडल को गर्म किया जाना हरित गृह प्रभाव कहलाता है। इसके आगे है, आजकल वनों के कटने तथा जीवाश्म ईंधनों जैसे पेट्रोल, कोल आदि का अधिक मात्रा में जलाने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी के पृष्ठ का ताप बढ़ जाता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ गया है। वर्षा प्रारूप में अंतर, एल नीनो के प्रभाव में वृद्धि, ग्लेशियर अधिक तेजी से पिघलकर समुद्री जल को ऊंचा कर बाढ़ ला सकते हैं, जिससे मृदा, मुख्यतः समुद्री तटों पर स्थित मृदा का काफी नाश होगा। एक अनुमान के अनुसार आने वाले 100 वर्षों में समुद्र का स्तर 0.5 मीटर से 1.5 मीटर तक बढ़ेगा, जिससे समुद्र के किनारे बसे शहर नष्ट हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 39 है, रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत संक्षेप में समझाइए। उत्तर, रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की प्रतिक्रिया पर आधारित होती है। तो इसमें रॉकेट में मुख्यतः ये होता है कि क्रिया के रूप में इसमें बहुत सारे गैसें भरी होती हैं रॉकेट में, जो जलती हैं और पीछे की तरफ उसका
धुआं और गैसेस निकलती हैं बहुत तेज़ी से, तो रॉकेट को इसकी प्रतिक्रिया इसी के वेग से ये इधर की ओर ढकेलती हैं, ऊपर की ओर ढकेलती हैं। तो इसी के आधार पर मुख्यतः रॉकेट चलता है। क्रिया प्रतिक्रिया जो न्यूटन का तीसरा नियम है। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। जब रॉकेट के अंदर ईंधन जलता है, इससे बहुत ही अधिक मात्रा में गर्म गैसें उत्पन्न होती हैं, जो रॉकेट के पीछे बने छोटे छिद्र से अत्यधिक वेग से जेट के रूप में बाहर निकलती हैं। ये गैसें क्रिया बल के कारण बाहर निकलती हैं, जिसके विपरीत व बराबर प्रतिक्रिया बल के कारण रॉकेट आगे चलता है। प्रश्न संख्या 40 है, गोली दर्पण के 5 उपयोग लिखिए। उत्तर, यदि किसी चिकने तल के पृष्ठ पर कलई पॉलिश करके उसे परावर्तक बना दिया जाए तो यह दर्पण कहलाता है। यदि समतल कांच की प्लेट एक ओर कलई कर दी जाए तो वह समतल दर्पण बन जाता है। यदि कांच के गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तो वह गोली दर्पण बन जाता है। मतलब गोल होता है तो गोली दर्पण, समतल होता है तो समतल दर्पण। यदि खोखले गोले के कटे के ऊपरी पृष्ठ अर्थात उत्तल पृष्ठ पर कलई की जाए तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। यदि वह खोखले गोले के कटे भाग के धंसे हुए पृष्ठ को अर्थात अवतल पृष्ठ पर कलई की जाए तो वह उत्तल दर्पण बन जाता है। इसका मतलब अगर जो गोली पृष्ठ को हम काटते हैं तो उसके ऊपरी हुए भाग को इसको हम रंग देते हैं तो ये अवतल दर्पण बन जाता है। और अगर जो ऐसे है अंदर वाले पार्ट को रंग देते हैं, ये उठा हुआ वाला भाग दर्पण का कार्य करता है तो ये उत्तल दर्पण होता है और ये अवतल दर्पण। तो इसी के साथ आज का वीडियो ये ख़त्म होता है और जो भी बचा लघुत्तरी प्रश्न है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।